कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है कि सौगातों के जरिए ही, सौगातों की बदौलत ही सत्ता मिलेगी, क्योंकि आज जो शुरुआत हुई उसके बाद तो विपक्ष पूरी तरह से जैसे धराशायी होता दिख रहा है, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से गेम चेंजर एक तरह से प्लान चला गया है, गेम चेंजर दांव चला गया है। 1 लाख छात्रों को, 1 लाख स्टूडेंट्स को आज टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए। शुरुआत हुई है अभी। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यानी अगर सीधे सीधे हिसाब लगा लें तो उत्तर प्रदेश के यूथ से जो वादा किया गया था सीएम योगी की तरफ से, उस वादे पर वो खरे उतरे हैं। अपने वादे को उन्होंने पूरा किया है और इस वादे को पूरा करके उत्तर प्रदेश के यूथ यानी कि नौजवानों को पूरी तरह से साधने की एक बड़ी कवायद बीजेपी की तरफ से की गई है। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, विपक्ष के पास किस तरह से जो भी सीएम योगी की तरफ से दांव चला गया उसका क्या काट होगा, क्या कुछ कर पाएगा, क्या उसके हाथ में अब बचा हुआ है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सवाल जवाब का दौर चलाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी के यूथ कार्ड से बीजेपी को भारी जीत मिल सकती है। योगी के इस गेम चेंजर प्लान से विपक्ष के जीतने के दावे धराशायी हो सकते हैं। अटल जयंती के दिन से सीएम योगी यूपी के यूथ से किए वादे को अमली जामा पहनाने में लग गए हैं। आज 1 लाख नौजवानों को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात दी गई और 1 करोड़ नौजवानों को ये सौगात मिलेंगे। इसकी शुरुआत आज से हो गई। अटल जी के जन्म दिवस पर, इस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को साधने के लिए बीजेपी का प्लान पूरी तरह से पुख्ता है। आने वाले चुनाव से यूथ की बदौलत सीएम योगी अपने तमाम बूथों को मजबूत करेंगे। लक्ष्य 350 भेजने के लिए माना जा रहा है। ये सबसे बड़ा दांव है। जानकार मानते हैं कि नौजवानों को स्मार्ट गिफ्ट से बीजेपी में उनका पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की ताकत यूपी का यूथ रखता है। सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। जब से कोविड की सिचुएशन से हम लोग वो कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, तब से ये देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा नीड हम लोग को पड़ी है। तो ये जो पहल इन्होंने शुरू की है ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और कोविड जबकि अभी 3rd वेव में कह रहे हैं लोग कि जाने वाला है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक्चुअली ये बहुत ही हेल्पफुल है स्टडी टाइम के लिए, बिकॉज हम लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम यही होती है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस, आप सब जानते हैं ग्लोबल एपिडेमिक कोरोना जो आया था अभी, ये वायरस पूरी तरह से हमारे ऑफलाइन क्लासेस को बंद करा चुका था। और हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम अपना ऑनलाइन क्लासेस कैसे करें। हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम अपने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सके। देन ये जो इन्होंने वितरित किया है लैपटॉप और स्मार्टफोन, इसके थ्रू हम अपने शिक्षा को एक नए आयाम के थ्रू नए टॉप तक पहुंचा सकते हैं। 2022 से पहले सीएम योगी का ये बड़ा दांव है। सपा जहां अपने ऊपर लगे आरोपों से निजात नहीं पा रही है, वहीं कांग्रेस और बीएसपी का जैसे अता पता नहीं चल रहा। ऐसे में यूथ को सौगात देकर बीजेपी जैसे मैदान मारती दिख रही है। लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या फ्री टैबलेट फोन के गिफ्ट से यूथ के सारे वोट बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या वाकई में जो एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि फ्री
का गिफ्ट उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिल रहा है। 1 करोड़ नौजवानों को दिया जाएगा, आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो क्या ये फ्री के जो गिफ्ट हैं, क्या पूरा का पूरा यूथ का जो वोट है बीजेपी में शिफ्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। आर.के. मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। विनय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विनय जी आपका स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ओंकार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आर.के. मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब भी चुनाव प्रचार करते थे, एक बात बड़ा गंभीरता से चुटकीले अंदाज में कहते थे कि कोई पैसा दे, गिफ्ट दे तो ले लेना, लेकिन वोट मत देना उसको, वोट जो है आम आदमी पार्टी को ही देना। और उनके इस ऐलान का असर भी हुआ। बाकायदा दिल्ली में कांग्रेस मतलब फेरा फेरी करके कांग्रेस और बीजेपी का सुपड़ा उन्होंने साफ किया। क्या मान कर चलें कि उत्तर प्रदेश के यूथ को, नौजवानों को साधने के लिए बीजेपी ने जो फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने का वादा किया था, इसे पूरा तो कर दिया, लेकिन क्या इसको कैसे हम माने कि ये पूरी तरह से वोट में तब्दील होगा ये मामला? न देखें तो थोड़ा सा और बेहतर होगा, क्योंकि ये एक युवा को और एक विद्यार्थियों को जिस तरह से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को जो है सो सशक्त करने का काम जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी कर रहे हैं, जो ये टैबलेट और मोबाइल की बात जहाँ तक कर रहे हैं, और देखा जो है हम लोगों ने जैसे वैश्विक महामारी जिस तरह से हम लोगों के बीच में आ गई है, और उससे निपटने के लिए जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेज ही चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ये कहना चाहिए जो कि परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। फायदा तो खैर बहुत है, नो डाउट, फायदा तो बहुत है इसका। इसमें एक चीज है, जैसे आपने मैं कह रहा हूं, जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो भी है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, आईटीआई हो, या ऐसे जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर ऐसे मेधावी छात्रों के लिए जो है तो बहुत ही एक उपयोगी साबित होगी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जहां तक बात है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा जो कि जैसे केजरीवाल जी ने, आपने एक प्रश्न भी उठाया जो कि केजरीवाल जी कह रहे थे जो कि हाँ गिफ्ट ले लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। देखिए, एक इसको अगर वोट के आधार पर, तो एक विपक्षियों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, और वहां पर अगर मान लीजिए अगर किसी को सशक्त करने का काम किया जा रहा है, छात्रों को, नौजवानों को, ऐसे मेधावी छात्रों को, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए, न कि उसके ऊपर में माहौल बनाना चाहिए। आज आपने देखा जो कि हम भी देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे बाइट्स हमने भी सुने हैं, इसमें कहा जा रहा था जो कि हाँ खास करके ये वैश्विक महामारी के बीच में इस तरह का जो अगर काम अगर हो रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी है और बहुत सहूलियत होगी, खास करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपने देखा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे टैबलेट के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, जहां तक निरंतर विकास की बात है, तो अगर हम नौजवान को सशक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सो हम धार्मिक रक्षार्थ जो है सो ऐसे हर एक स्थल को भी जो है सो जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वहीं पर और जगह विकास कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब की बात कर रहे हैं हम, वहां पर उसके बाद निवेश की बात कर रहे हैं। चाहे आपने पिछले आपने देखा जो कि जैसे स्टेट को एसडीसी ये जो जीएसडी ये जीडीपी जो था, उसका जो स्टेट का जो जीडीपी होता है, उसमें आपने देखा जो कि तीसरे पोजीशन पर जाकर के उत्तर प्रदेश आई है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारा परिवर्तन अभी देखने को भी मिलेगा। ठीक सर, देखिए सर, एक बात तो मैं भी कह सकता हूं, और मुझे लगता है कि इस बात से ऐसा नहीं कि कोई असहमत भी हो सकता है कि जिन लोगों को टैबलेट मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, मोबाइल किसे अच्छा नहीं लगता, टैबलेट किसे नहीं अच्छा लगता, वो फ्री में मिल जाए तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। शुरुआत अच्छी है, और बाकायदा मैं तो सुना भी रहा था, कुछ छात्राएं कह रही थी कितनी खुश भी थी वो, एक ग्रामीण परिवेश की भी छात्रा थी, उसमें बाकायदा मैं तो 2 ही सुना पाया, हजारों लोग जो भी वहाँ पर आए उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी, अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। सीएम योगी कम से कम ठीक है, चुनाव से इसको रिलेट करके भले बीजेपी ना देख रही हो, लेकिन विनय जी तो देखेंगे, ओंकार जी तो देखेंगे, मीडिया वाला भी देखेगा। मैं भी इसीलिए चुनाव से रिलेट करके ही सवाल पूछा था आपसे। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद सर आपके पास, कुछ और सवाल हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जानना इसके बाद।
जनार्दन मिश्रा जी इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। जनार्दन जी, एक बात बताएं, क्या उत्तर प्रदेश के युवा नौजवानों को टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने के बाद पूरी तरह से जो वोट है, जो दावेदारी चल रही है प्रियंका गांधी की तरफ से, दावेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है, मायावती का मैं नाम नहीं लेता हूं, ऐसा लगता है कि मायावती युवाओं का वोट पूरी तरह से पहले ही खो चुकी हैं। कम से कम ये दो तो अभी फिलहाल हैं, युवा वर्ग को साधने में लगे हैं। क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान है सीएम योगी का, 350 का लक्ष्य? क्या लग रहा है कि ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है जो बीजेपी की तरफ से चला गया है चुनाव से पहले? जनार्दन जी। गौरी शंकर जी, देखिए, चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावन इस तरह के जो उपहार दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। लेकिन आज युवाओं में भी एक ऐसा बड़ा तबका है जो अब इतनी समझ रखता है, राजनीतिक समझ रखता है कि मात्र कुछ उपहार से या कुछ चीजों से वो बड़ी चीजें आज देखने की कोशिश कर रहा है, उनको चीजों को समझता है। तो और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं के लिए खास तौर पर अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी एजेंडा में स्थान दिया है, उनको बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा समारोह करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्होंने बड़ा समारोह करके ये कार्य किया। तो लुभावना जो लोगों को, मतलब युवाओं को लुभावने एक जो उपहार दिए जा रहे हैं, लुभावने नहीं रह गया ना जनार्दन जी। लुभावने कैसे कहेंगे इसको आप? बाकायदा दिया जा रहा ना, स्मार्टफोन है, वर्किंग है, वो काम करता है, वो लैपटॉप काम करता है, उस पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, दुनिया से जुड़ने की बात है, मीटिंग है, तमाम तरह की इवेंट्स हैं जहां पर अटेंड होने की जरूरत पड़ती है, तो वो तो है तो काम का। गौरी शंकर जी, उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा संदर्भ ये था कि जिनको मिल गया वो तो बड़े खुश है, कैमरे के पर भी और पीछे भी बता रहे हैं। और जिनको नहीं मिला उनके लिए अभी ये लुभावना ही है कि उनको कहीं मिल सकता है, आगे मिलेगा, इतनों को मिला तो हमें भी मिलेगा। 1 करोड़, इस संदर्भ में मैं कह रहा था कि बड़ी जी बड़ा एक उन्होंने एक रखा है और लोगों को बांटा जा रहा है। तो ये एक जरूर एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर मैं यही चीज कहूंगा कि आज का युवा जो है बड़ी विस्तृत रूप में और बृहद रूप में अपने विकास के बारे में सोचता है। तो इन सब चीजों से भी ऊपर उठकर भी सरकार को और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी जिससे युवाओं के समग्र विकास की बात हो सके। नहीं भाई, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, स्मार्टफोन दे देने से या फिर लैपटॉप दे देने से सारी समस्या का हल नहीं हो जाता, बल्कि बहुत ही बेसिक लेवल पर समस्याओं को देखने की ज़रूरत है। जो दिक्कतें हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के साथ जो दिक्कत है, नौजवानों के साथ जो दिक्कत है, पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार की भी ज़रूरत है। रोज़गार के मोर्चे पर क्या सरकार पूरी तरह से पास है? क्योंकि विपक्ष तो नहीं कह रहा है, भले आंकड़ों के साथ सरकार आती है, आप पेश करती है साक्ष्य, इसके बावजूद विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। विनय जी के पास चलते हैं, मैं आता हूं जनार्दन जी थोड़ी देर के बाद आपके पास। थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा जनार्दन जी, थोड़ा सा आप कहीं कुछ अगर कर सकते हैं तैयारी कर लिए। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में संख्या कितनी है यूथ की और फिलहाल क्या ट्रेंड है, उनके वोट देने का ट्रेंड क्या, मैं समझूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं आ रहा हूँ लेकिन विनय जी के पास इस वक्त। विनय जी, एक बात बताएं सर, अब समाजवादी पार्टी यूथ यूथ यूथ, इतना यूथ की, और उसके बाद इतना, मतलब जीतने का, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जीतने का इतने आप दावे करने लगे कि अचानक से रेड पड़ने लगे आपके ऊपर, है ना। आपके करीबियों के घर तोड़ तोड़ करके रेड पड़ रहे हैं, कहीं से 170 करोड़ तो कहीं से पता नहीं इतना घपला उतना घपला। खूब बता रही है बीजेपी, 1200 करोड़ के घपले, सब जगह अखिलेश यादव का नाम आ रहा है। इधर देखिए लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। इतना डिफरेंस आ गया सर, आप, है ना, समाजवादी पार्टी बीजेपी में। अब कैसे पाट पाइएगा चुनाव तक आते आते? जो आरोप लग रहे हैं पहले तो उसी से निजात पाना मुश्किल हो जाएगा आपको। गौरी शंकर जी, बहुत पहले डिबेट हुआ था, आपने कहा था समाजवादी पार्टी नकल करती है। तो आज आप खुद बताएंगे कि यह लैपटॉप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी पहले बांट चुके हैं, तथा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर आपके पास हो तो उठा लीजिएगा, थोड़ा सा जहमत करिएगा। इन्होंने संकल्प पत्र में साफ लिखा था कि ये लैपटॉप और ये टैबलेट देने का इन्होंने शुरू में ही वादा किया था। आज
दे रहे तो कहीं न कहीं चुनाव में हारने का डर है। ये हार के डर से देखिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की कितनी नकल करेगी। हमारे विजय यात्रा का मैंने कहा था बहुत जल्दी इनका जन विश्वास संकल्प यात्रा शुरू होने वाला, उसी डिबेट में उठा करके दे दिए मैंने कहा था, लेकिन इनके जन विश्वास संकल्प यात्रा में जन विश्वास कहीं नहीं दिख रहा। आप सलेमपुर देख लीजिए, मारे डर के मारे जो है पब्लिक नहीं आई। अमित शाह जी ने रैली कैंसिल कर दी, उसके बाद जो है केशव मौर्य जी के लिए कहा कि आप जाएंगे, लेकिन उनके लायक उपयुक्त भीड़ वहां पर नहीं मौजूद थी। आज इनके संकल्प यात्रा में, जन विश्वास संकल्प यात्रा में यह संकल्प जरूर है कि उत्तर प्रदेश को कैसे बर्बाद किया जाए। ये झूठ बोलते हैं लोग, यह केवल जो है अभी तक कीड़े तो कहा इसमें उत्तर, एक मिनट विनय जी, इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ से बर्बाद हो जाएगा? युवाओं को फ्री में लैपटॉप मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, खुश हैं वो, उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, तो बर्बाद कहाँ हो जाएगी? गौरी शंकर जी के जानने का प्रयास क्या कीजिए, अगर आपके पास इतने हमदर्द है भाजपा के तो संकल्प पत्र उठा लीजिए। देखिए उन्होंने कब कहा था ये जनता के साथ खल करे। चना जो है कीड़े लगे हुए चने बांट रहे हैं, उस पर फोटो लगा रहे थे और इन्होंने लैपटॉप पे लगे हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फोटो का बड़ा विरोध किया था। और कीड़े लगे हुए चने पर मोदी योगी जी कीड़े लगे हुए स्थानों पर आज दिखाए जा रहे हैं। क्या बात करेंगे? इतने गुस्से में क्यों आए विनय जी? एकदम लग रहा है इसे तमतमाए हुए हैं, क्या बात है सर? जो नाम वाम तो नहीं आ गया आपका भी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं बीजेपी के नेता से बात नहीं कर रहा हूँ। उस दिन आपने डिबेट में बहुत कहा था नकल नकल नकल। आज बताइए किसका नकल हो रहा है? आप बताइए, आप कहाँ मिला ना भाई साहब, मिला ना। जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं अगर एक छात्र हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला मूल निवासी हूँ, मुझे अगर स्मार्टफोन मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा, तो मैं तो कितना खुश हो जाऊंगा। अब ये अलग बात है कि हाँ बोलिए। जो है बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहा था तो नौकरी नहीं थी, आज इनके पास नौकरियां नहीं थी, लेकिन उनको लुभाने के लिए वोट का डर सता रहा था, तो आज लैपटॉप बांट रहे हैं। आज तो वोट के लिए तो आप भी परेशान है ना विनय जी? अभी देखिए बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं, साइकिल बांट देंगे, मोटरसाइकिल बांट देंगे, पता नहीं क्या क्या देने का पूरा। आप लोग भी तो कर ही रहे हो ना, आप लोग को भी तो जीतने का है ना, जीतने के लिए हर पार्टियां कर रही है, आप भी कर रहे हो। बीजेपी कहाँ से गलत हो गई ये तो बताइए? कांग्रेस भी कर रही है, मैं आ रहा हूँ, देखिए अभी बताएंगे ओंकार जी। देखिए एक से एक प्लान इनके पास भी है। अब एक मिनट रुक जाइए सर, हो गया। विनय जी आप जो है ना, आप विनय जी बस मेरे ऊपर गुस्सा करो, आप जो है ना मेरे ऊपर गुस्सा करो, चुनाव जीत जाइएगा आप। आर के मिश्रा जी सवाल पूछना चाहिए तो मेरे से सवाल पूछने लगते हो। मैं आ रहा हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा विनय जी। नहीं ठीक है, आपका पॉइंट सही है। और मुझे नहीं पता कि विनय जी का कोई नाम हम तो सर नहीं आया आपका, एकदम गुस्से में आप नजर आ रहे हैं। नहीं गुस्से, और कहा आपने कहा ना कि रेट पड़ा है, पकड़े गए वो पीयूष जैन जो है इन्हीं के नहीं नाम आ गया तो भाई माफ कीजिएगा, मैं आपको बेवजह जो आपको परेशान कर रहा हूँ। गलत है, आप लोग भरमाते हैं, आप पीयूष जैन को भी कौन जानता था सर? देखिए अचानक जो है फेमस हो गए। विनय जी तो फिर भी, विनय जी को तो फिर भी लोग जानते हैं, आते हैं ओंकार जी के पास आते हैं। सर ओंकार जी, विनय जी आते हैं। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ। ओंकार जी स्वागत है आपका। आते हैं विनय जी, थोड़ा बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए ना थोड़ा। आते हैं सर। झूठ बोलते हैं आप। कौन झूठ बोल रहा है? आज वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है पीयूष जैन, आप कह रहे हैं कि रेट पड़ा है, 150 करोड़ पकड़ा गया है। एमएलसी है, दूसरे वाले जैन है वो समाजवादी पार्टी। मुझे क्या पता बीजेपी के लोग कह रहे हैं या कौन कह रहे हैं नहीं जानते, लेकिन कनेक्टेड तो आप लोग हैं ना, कनेक्टेड है ना। पीयूष जैन के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूं, समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन ही है ना, कि कोई और है? गलत है, कोई और है क्या? वो जैन है ही नहीं है जो इत्र बनाते हैं, जिन्होंने खबर हम लोग गलत चला रहे हैं सर, ठीक है कोई बात नहीं सर, खबर गलत, पूरे मीडिया में खबर गलत चल रही है। विनय जी जो कह दिए वही सही। आते हैं सर, आते हैं। विनय जी क्या है ना सर, सुनिए विनय जी, इतना परेशान मत होइए, अभी बहुत जरूरत है आपके एनर्जी की बड़ी जरूरत पड़ेगी। अभी तो बहुत सारी सफाइयां देनी है सर आपको। ओंकार नाथ जी के पास आते हैं। सर प्रियंका गांधी महिलाओं पर फोकस, युवाओं पर फोकस, तमाम जो दिक्कत हुई उस पर बाकायदा फोकस करती देखी गई। ऐसा लगा कि कांग्रेस में जान फूंकने का काम प्रियंका गांधी कर रही है, लेकिन एक के बाद एक जो ऐलान हो रहे हैं,
बीजेपी सरकार की तरफ से। देखिए आज जो नई शुरुआत जो उनकी तरफ से हुई, उसके बाद लगता नहीं है कि आप लोगों ने जितना काम किया वो सब कुछ कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता के सामने। जी बोलिए सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हिंदुस्तान है, भारत हमारा देश है। मैं क्षेत्रवाद में फंसता ही नहीं सर, मैं क्षेत्रवाद में फंसता नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, सब कुछ वही किया हूँ, है ना। जिला कौन सा है? हमारे ख्याल से आजमगढ़ या गाजीपुर के या जौनपुर के आप लग रहे हैं मुझको। नहीं सर, मैं कहीं और का हूँ, मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। अरे हमारी बात छोड़िए सर, क्षेत्रवाद छोड़िए, हिंदुस्तान के हर कोने में रहा। सुन लीजिए सर, सुनिए, हिंदुस्तान के हर कोने में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, आंध्र प्रदेश में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, मैं बता रहा है ना, दिल्ली उत्तर प्रदेश फिर से आ गए, तो क्या बताएं सर कहाँ के? ठीक है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जी सर, जी सर। और हमारे यहाँ आजमगढ़ में पहले के जमाने में, मतलब आज से 20-25 साल पहले, जब तिलकहरू लोग लड़का देखने आते थे, जो लड़का देखे उसको तिलकहरू कहते थे, तो घर भर खूब सजा लिया जाता था दिखाने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं, समझा। अगल बगल के घर से बढ़िया से तोशक मंगा ली जाती थी, गद्दा, हर जगह तकिया सब लगा के सेट कर लिया जाता था, और 4-5 किस्म की सब्जी खिलाई जाती थी, खूब बढ़िया नाश्ता कराया जाता था, चाय पकौड़ी हलवा सब बनता था। तो सोचते थे कि लड़का क्या कहते हैं, लड़की वाले जो आए वो सब सच कर लेंगे, नहीं लड़की वाले तो लड़की वाले होते हैं, एक हाथ फंस जाए तो फंस जाए, बाकी वो सब पता करता रहता है, अगल बगल के लोगों से ही पता करता रहता है। और जब लड़के वाला जाता है अपना खेत दिखाने तो कहता है यहाँ जो जमीन देख रहे हो सब हमारी। तो वही हाल बीजेपी का है साहब। बीजेपी सोच रही है कि 4 साल तो कुछ नहीं किया, अब हम ये भी दे देंगे, या रिश्वत देने से आदि मान जाता होता तो भाई साहब तो पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा और सरकार हार गई। तो ये सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, जब तक महंगाई को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कुपोषण को खत्म नहीं करेंगे, जब तक शिक्षा समुचित नहीं बनाएंगे। आपको मालूम है इस लैपटॉप से आप लड़के का इंटरव्यू जो दिखा रहे थे, उस बेचारी को क्या मालूम कि गाँव में इंटरनेट चलता ही नहीं है। उसके लिए 14-15 हजार गाँव में इंटरनेट होगा, बाकी इंटरनेट नहीं कहीं है। और हमने अभी कम से कम 20 टीचरों से पूछा जो इंटीरियर में पढ़ा रहे हैं, हमारे सब घर के हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, कोई जानने वाला है, कहने कि भैया जो इंटीरियर है वहां पर इंटरनेट नहीं चलता है, शहर के किनारे चल जाता है। तो पहले तो आप उसकी व्यवस्था करिए जो चीज दे रहे हैं। अगर क्रिकेट मैच कराना है तो ग्राउंड तो बनानी पड़ेगी ना, हॉकी का मैच कराना है तो ग्राउंड तो बनानी पड़ेगी, ग्राउंड नहीं बनाएंगे तो हॉकी दे देंगे तो कैसे खेलेगा वो। तो ये सब चीजें आपने कुछ तो किया नहीं, खाली बात करते हैं और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला नहीं, 1 नंबर, समझे, इसका कोई मुकाबला नहीं है। विनायक जी का पूरा साथ मिलता है आपको, ओंकार जी बोलते रहिए। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप वहाँ क्या कहते हैं, आप अभी देखिए एक पत्रकार ने मिर्जापुर में के मिड डे मील की बखिया उधेड़ दी थी। 1 करोड़ कह देना बड़ा आसान होता है, 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, 2 महीने में, और आप 1 करोड़ बांटने चल रहे हैं, बुद्धू बना रहे सबको। आपने 4 साल बैठे रहे चुपचाप, आप नहीं बांट सकते थे 1 करोड़, धीरे धीरे बांटते रहते हैं। ये सवाल आप सही उठा रहे हो, ये सवाल मैं भी उठाऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद मैं उठाने वाला था जो सवाल आपने उठाया मतलब है। और कि 1 लाख से शुरुआत हुई है और 1 करोड़ कब तक, 1 करोड़ कब तक? ये भी झूठ है। 1 लाख इकाना स्टेडियम की स्ट्रेंथ है। तो क्या सर कांग्रेस के बारे में बोलिए ना सर, क्या कांग्रेस दब गई क्या? मतलब ये ऐलानों से क्या कांग्रेस अब कुछ देख, मतलब जी कांग्रेस से बीजेपी घबरा गई है। अब एक उदाहरण आपको देता हूँ, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों की कल हम लोग एक रेस करा रहे थे। हमने 1 हफ्ता पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया था, उन्होंने हमको ओरली कहा था ठीक है ये आपका रूट रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। अब कल शाम को इन्होंने हमको पकड़ा दिया कि ये संभव नहीं है। अब कहते हैं कि आप इकाना स्टेडियम में 28 तारीख को कराइए। तो ये जो घबराने वाली बात है कि जो लड़कियों को मतलब खाली प्रोत्साहन, न कोई प्रोसेशन, न कोई जुलूस, न कुछ, खाली हम उनकी रेस करा रहे थे, उसमें कुछ उनको इनाम बांट रहे थे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और इन्होंने ये हालत कर दी। तो जब ये घबरा रहे इतना, तो कांग्रेस की किस तरह से बढ़ रही इसका अंदाजा आप लगाइए, हम आप पे छोड़ते हैं। वरना अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही होती है, पड़ी रहती है, तो हमको दौड़ने देते क्या फर्क पड़ता है? चलिए सर, बड़ा मुश्किल है अंदाजा लगाना। अंदाजा तो मैं किसी पार्टी का नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि अभी तक जो चीजें स्टैब्लिश हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी संभव हो सकता है।
कौन किधर कौन पार्टी जा रही है कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से इक्वेशंस बदलने वाले हैं। 1984 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 412 सीटें मिली। सर क्या एक खुश होने की बात है सर आपके लिए? 1989 में सर, ओंकार जी क्या एक खुश होने की बात है या कंपेयर करने की बात है? बदलती परिस्थितियों में एक कंपेयर क्या रिपीट होगा कांग्रेस की तरफ से? हमेशा हुआ है। देखते हैं सर, सौगातों से क्या सत्ता मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या यूथ को टारगेट करने के लिए सीएम योगी की तरफ से जो फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, क्या यूथ का वोट पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ट्रेंड क्या है, युवा किस तरीके से और किन आधार पर वोट करते हैं, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए चलते हैं जनार्दन जी के पास, चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त हैं। जनार्दन जी, क्या ट्रेंड है? ठीक है, दावे तो कांग्रेस भी कर रही है, दावे उससे ज़्यादा फिर समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और उससे कहीं बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से अब होने लगा है, बीजेपी भी अब कर रही है। तो युवाओं का वोट किधर जाएगा? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां युवाओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, क्या फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन बस दे देने से काम चल जाएगा? गौरी शंकर जी, देखिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल। और जो हमारे यहाँ का युवा वर्ग है उसको देखिए, ये टैबलेट और मोबाइल फोन से जरूर आकर्षण जरूर है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने बेरोजगारी का है। ग्रेजुएशन करने के बाद में, एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक उनको कहीं एक नौकरी की दरकार होती है, या फिर जो चीजें उनको एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही करे, लेकिन उसके लिए भी एक आधार चाहिए। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संबोधन में कहा भी कि पहले 17% बेरोजगारी दर थी, आज 4.5% है। अब वो चीजें जो भी सरकार इस क्षेत्र में कर रही, वो ज्यादा प्रभाव डालेगी वनस्पत इसके कि ये जो मोबाइल और ये टैबलेट है। बेरोजगारी देखिए बढ़ता हुआ मुद्दा है। आज लड़का पढ़ के एक स्पेशलाइज कोर्स करके काफी पैसे लगा के वो कोर्स करता है, उसके बाद भी नौकरी की बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मुद्दे हमें लगता है कि ज्यादा है, युवाओं के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं बजाय ये जो मोबाइल और ये टैबलेट्स के हैं। नहीं, मतलब जनार्दन, आप ये कह रहे हैं कि एक एड ऑन सिचुएशंस हैं बीजेपी के लिए, जो मुद्दे हैं उस पर वो काम कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि 17% से घटा करके 4.5% किया गया, लेकिन ये आंकड़े हम लोग कहते हैं, ये आंकड़े बीजेपी की तरफ से और भी बेहतर और दुरुस्त तरीके से बताए जाते हैं। विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बात समझना है कि खुश कौन होगा टैबलेट और स्मार्टफोन लेकर? बेरोजगार खुश होगा या रोजगार भी साथ में मिल रहा है वो ज़्यादा खुश होगा? अगर मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है, बस पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे हालात में क्या स्मार्टफोन टैबलेट लेकर के मैं खुश हो जाऊंगा? ये बड़ा सवाल है दरअसल जनार्दन। निश्चित रूप से गौरीशंकर जी, देखिए अगर कोई एक युवा है जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और उसको 10,000 रुपए मात्र का भी रोजगार मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक बड़ा उसके लिए कार्य होगा अगर उसको मोबाइल। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन और टैबलेट से फायदा तो होगा। मैं मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप मिश्रा जी एक बात बताएं, क्या टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने में योगी सरकार लेट कर दी है? क्या ये काम, जैसा कि विनय जी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये काम 4 साल पहले नहीं किया जा सकता था? क्या 4 साल तक इस पर आप लोग विचार करते रहे, फिर अचानक लगा कि अब बांट देना चाहिए? क्या इससे पहले जो जरूरत थी, युवाओं की जो जरूरत थी, उस पर सरकार ने अपना बेहतर काम किया, अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? आर के मिश्रा जी। गौरीशंकर जी, जब हम लोग कहते हैं जो कि फर्क साफ है, तो निश्चित तौर पर फर्क साफ नजर आएगा। जब हम नौजवानों और मेधावी छात्रों को सशक्त करने की बात करते हैं, यहाँ पर आप पिछले सरकारों की बात करें तो वो माफियाओं को सशक्त करते थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रशासन को दुरुस्त करने की। जहां तक बात करते हैं, इनके समय में प्रशासन भैंस को ढूंढने में लग जाता। अब अभी ओंकारनाथ जी बड़े भाई, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने अभी प्रश्न उठाया जो कि गांवों में इंटरनेट पहुंचता नहीं है और टैबलेट बांट करके और मोबाइल बांट करके क्या होगा। मैं इनके अपने पड़ोस के राज्य, यहाँ पर राजस्थान की बात करूंगा, और जयपुर से जब हम दिल्ली आते हैं तो वहां पर कहीं भी इंटरनेट नहीं पकड़ता है।
तो कभी हम लोग ये भी सोचते हैं जो कि कम से कम राजस्थान की भी बात कर दें। और रह गई बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो आज 55 सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रही, और अभी भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात अब हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कम से कम अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। एंकर अगर कोई सवाल पूछे तो मीडिया के ऊपर में प्रश्न खड़े कर देते हैं, जो नहीं मीडिया तो भाजपा प्रवक्ता से मिले हुए हैं। इस तरह की राजनीति और इस तरह के बात बहुत अच्छा नहीं लगता। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग ज्यादा कर रहे हैं आजकल, स्वच्छ और साफ राजनीति करें। ओंकार जी ने कभी ऐसा नहीं बोला। ओंकार जी तो बहुत ही समझदार प्रवक्ता हैं। मुझे नहीं, मैं ओंकार नाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विनय जी की बात कर रहा हूँ। लगाते हैं समाजवादी पार्टी के मैंने बहुत सारे ऐसे प्रवक्ताओं को देखा है जो कि वो एंकर के ऊपर में ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, एंकर वो एक निष्पक्ष होते हैं और वो बिल्कुल आपसे प्रश्न कर सकते हैं। हम लोगों से इतने कठोर प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं तिल मिलाते, लेकिन आप लोग तिल मिला जाते हैं। विनय सिंह जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम ये जरूर है, जो कि फर्क तो साफ है। आज हम नौजवानों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो टैबलेट और मोबाइल को इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक अगर हम सशक्त करने की बात करते हैं, एक डिबेट ओपन है, थोड़ा डिबेट ओपन है। मैं सोच रहा था कि विनय जी आपको काउंटर करेंगे, लेकिन किया नहीं उन्होंने। मैं विनय जी के पास आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। सशक्त करने की बात हो रही है, तो प्रदेश को सशक्त करने की बात हो रही है, चाहे कनेक्टिविटी से हो, चाहे इंडस्ट्रियल हब को लगा करके हो, चाहे और कोई भी संस्थान जो वहां पर अगर आपने देखा जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जिस तरह से हमने विकास के काम किए। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया कि देखिए टैबलेट स्मार्टफोन को चाहे जो जैसे जोड़ करके देख ले, विपक्ष से चुनाव से जोड़कर देख ले, मीडिया इस पर 50 तरह के सवाल उठा ले, लेकिन सरकार को युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देना था। लेट सवेर मिला, लेकिन मिला। लोग खुश नजर आ रहे हैं। मैं विनय जी के पास में आ रहा हूं। विनय जी, क्या मैं ऐसा बात करूं कि समाजवादी पार्टी ने भी टैबलेट खूब बांटे, लोगों ने वोट नहीं किया? अरविंद केजरीवाल का जो शाप और श्राप है ना, सबसे पहले तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पर सबसे पहले वो लागू होता है कि टैबलेट भी ले लेना, स्मार्टफोन भी ले लेना, पैसे भी ले लेना, लेकिन वोट जो है आम आदमी पार्टी को देना। आप लोगों से स्मार्टफोन भी ले लिया गया, मोबाइल भी ले लिया गया, साइकिल भी ले लिया गया, और वोट पड़ गया बीजेपी को। भाई साहब, मुझे बताएं, क्या इन सब चीजों को मैं नहीं बोलूं? विनय जी, बोलना तो पड़ेगा ना। आप लोगों ने जो रायता फैलाया 2012 से 2017 के बीच में, जो रायता फैलाया, उस रायते को मैं भूल जाऊं क्या? और अगर एक पत्रकार होने के नाते में भूल गया, तो काहे का पत्रकार भाई साहब जो है, काहे का मैं पत्रकार? उसके बाद बोलोगे बीजेपी के प्रवक्ता। पता नहीं, आप लोग तो गालियां भी दी हो मुझे, जो है ऑन एयर और गालियां दी हो आप लोग। बात तो सुन लीजिए, मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं आज चाह रहा था कि गौरी शंकर जी एंकर के रूप में हमें मिले। जब डिबेट के लिए बुलाया गया तो मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार इसलिए कर रहा था कि एक डिबेट में जब आपने कहा था समाजवादी पार्टी नकल करती है, आज आपको नहीं दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल समाजवादी पार्टी के नकल करने का प्रयास कर रही है। आखिर उनका डिबेट ओपन है, कोई कहीं भी कूद सकते हैं, कोई दिक्कत, मेरी तरफ से ओपन है। विनय जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाह रहा हूँ। अभी नोएडा अथॉरिटी की सीएजी नोट आई है। विनय जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ। नोएडा अथॉरिटी का सीएजी का रिपोर्ट 13 साल का आया है। अब मुझे बताइए, 55,000 करोड़ का जो घोटाला है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? 50,000 विनय जी, इसका कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? विनय जी, आरके मिश्रा थोड़ा सा नजदीक में दिखाइए दर्शकों को, क्या बोल रहे हैं दोनों समझेंगे। दर्शकों को दिखाइए थोड़ा वर्सेस करके। 55,000 करोड़ का घोटाला, ये किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदारी ले रही है? क्या ये समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदारी ले रही है? क्या मैं कह रहा हूँ, क्या ये जिम्मेदारी ले रही है? 55,000 करोड़ का घोटाला, इन लोगों में लूटन तैयार शुरू हो गई है, भीड़ नहीं आ रहा। अमित शाह जी का कार्यक्रम कैंसिल किया गया, केशव मौर्य किया गया, गोंडा में जूता चला, क्यों भीड़ आ नहीं रहा? आज इनके छल को लोग जान गए। मैं कह रहा हूँ 55,000 जो घोटाला हुआ,
55,000 का घोटाला हुआ। विनय जी, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर तय होनी चाहिए? 55,000 करोड़ का 13 साल का ऑडिट है। ये 55,000। चलो ठीक है, रुकिएगा मिश्रा जी, रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा विनय जी एक बात बताएं, विनय जी एक बात बताएं, विनय जी एक बात बताएं, जब छापे अलग अलग जगह पड़ रहे हैं, जब है ना कई ठिकाने पर छापे पड़ रहे हैं, हर जगह जितने छापे पड़ रहे हैं हर छापे में अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, आप लोग हर बार उसको खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या वाकई में इन छापों से कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी का? सीना ठोक करके बोलिए इस बात को विनय जी, देखिए सीना ठोक के बोलिए सर, ऐसा नहीं है, सीना ठोक के बोलिए। बिल्कुल ठोक के बोलता हूँ, आपके छापों से डरती नहीं है समाजवादी पार्टी। आपके छापा डरवाए, मैं कह रहा हूँ सीएजी ऑडिट, डरने वाली ऑडिट 55,000 करोड़ का घोटाला किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? विनय जी, मैं कह रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? 55,000 करोड़ का घोटाला, नोएडा अथॉरिटी 55,000 करोड़ का घोटाला, ये किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बहुत जवाब देना होगा विनय जी आपको। आप लोग चुनाव तक आते आते क्लैरिफिकेशन देते देते थक जाओगे, क्लैरिफिकेशन देते देते थक जाओगे, लेकिन हम लोग के पास रिपोर्ट है, हम लोग के पास रिपोर्ट है कि कनेक्टिविटी किस तरह की बढ़ रही है, क्या दायरा है इसका, और आप कह रहे हैं सीना ठोक करके बोल रहे हैं। बहुत 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 मुश्किल तर्क होगा आपके लिए बाद में, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बाद में फिर मत कहना कि गौरीशंकर आप ऐसे कह रहे थे, ऐसे हो गया। आ रहे हैं ओंकार जी, चुनाव से पहले ठीक है, अपने अपने दावे हैं, अपने एक मिनट विनय जी रुकिए, तो अपने अपने दावे हैं, सब कुछ अपने हिसाब से पार्टियां सोच रही हैं। मैं कांग्रेस का एक स्टैंड जानना चाहता हूं। अलग अलग जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, अलग अलग ठिकाने पर छापे पड़ रहे हैं, 100-200 करोड़ रुपया कैश बरामद हो रहा है। फिर मालूम चला पीयूष जैन के बेटे को लेके जाया गया, फिर दरवाजा तोड़ करके वहां पर है ना छापेमारी का काम चल रहा है, वहां से पता नहीं कितने पैसे बरामद हो गए। उससे पहले 1000 करोड़ रुपए के घोटाले, नाम सब जगह अखिलेश यादव का किसी न किसी तरीके से आ रहा है कि कनेक्टेड है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पैसे हैं, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव कनेक्टेड है, हर जगह से चीजों को झाड़ रहे हैं कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताएं, क्या इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण को देख करके कोई तो स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी के पास, या फिर आप अपने काम में लगे हुए हैं, जिसको जो करना है करे। इसके बाद जब तमाम महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं और कैश जो इस तरह से दिखेगा तो क्या सोचेगा कोई भी? सर बताइए जरा जो है। देखिए, ये सरकार बहुत झूठ बोलती है और इस सरकार को डराने धमकाने में बड़ा आनंद आता है। इलेक्शन पास में है, ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, ये इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी किया था। इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर अखिलेश यादव का नाम है तो गिरफ्तार करें, अगर समझते हैं कि अखिलेश यादव ने किया है। ये बोलने से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, हमारे आप कहने से काउंटर कर सकते हैं, ओपन है डिबेट। मैं नहीं, काउंटर की बात नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, आगे जी 2 मिनट फिर कर लीजिएगा। अभी इन्होंने कहा कि 17% से बेरोजगारी दर 4.5% हो गई। झूठ बोला। अब मित्र मैं आपको बताता हूँ, 23 करोड़ की आबादी है उस उत्तर प्रदेश की, और मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कम से कम 50 बार कहा कि 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 15 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, और 15 करोड़ में 5 आदमी का एक परिवार मान लीजिए, तो एक आदमी के पास रोजगार नहीं, तो कम से कम 3 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, और कौन सी बात सही % वाली है कि 15 करोड़ को राशन दे रहे हैं वो वाली है? इसमें दो में से एक चीज होनी चाहिए ना। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओंकारनाथ जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जो क्या फ्री राशन लेने वाले क्या बेरोजगार ही होते हैं क्या? एक तो पहला प्रश्न। दूसरा, एक चीज बताइए, सीएजी की जो ऑडिट है, इसमें नोएडा अथॉरिटी में 55,000 करोड़ का जो हेराफेरी सामने आया है, क्या उसको भी आप डिफेंड करेंगे? ये 13 साल की ऑडिट है, क्या सीएजी के ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो देखिए, मेरा बात कहना है, अगर किसी ने घोटाला किया, अगर किसी ने हेराफेरी करी, अरे सर, उसको कम से कम डिफेंड करने की कोशिश ना करें। सुन लीजिए,
ऐसे मान लेंगे आप हेरा फेरी करिए। मेरी बात सुनिए, जो जांच चल रही है हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है। हम डिफेंस उनको नहीं करेंगे जिनको सजा मिल चुकी है। हम तो आपसे सवाल करेंगे। आप इस समय राज्य चला रहे हैं, जो हमें गड़बड़ी होगी हम आपसे कहेंगे। आप कहते हो राजस्थान क्यों नहीं देखते हो? अरे भाई हमको राजस्थान से क्या मतलब? राजस्थान में आपकी पार्टी है वो देखें, कांग्रेस के और लोग हैं राजस्थान के वो देखें। हम उत्तर प्रदेश के, हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे। आप कहते हो तमिलनाडु नहीं देखते हैं, आप कहते हो मध्य प्रदेश नहीं देखते हैं। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम उत्तर प्रदेश देखना, और उत्तर प्रदेश में जब तक मुख्यमंत्री आपका है हम उससे सवाल करते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। नहीं, सवाल करना ठीक है ओंकार जी, सवाल करना ठीक है, लेकिन अगर कोई सरकार काम कर रही है तो उसके काम को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। काम तो बताइए क्या कर रही है? अगर काम किया होता तो 3 करोड़ आदमी बेरोजगार है। ये कह रहे हैं कि जो आदमी चुनाव के समय में ऐसे लोग वादे तो भैया आप क्यों क्या कर रहे हैं? क्या आपका मान क्या है? क्या मापदंड है? आप ही से प्रश्न कर रहा हूँ। आपने जो कहा है मैं उसी का प्रश्न कर रहा हूँ। क्या 3 करोड़ अगर राशन देने वाले हैं तो क्या वो बेरोजगार हैं इसलिए राशन दे रहे हैं? कोई मापदंड बेरोजगार है होगा ना भाई? क्या आप तेल भी उनको दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, तो गरीब है बेचारे तभी दे रहे हैं। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो आप राशन दे रहे हैं, सब आप रिश्वत दे रहे हैं उनको। ऐसा नहीं बात रखिए अपनी। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी सरकार में अगर जनता के टैक्स के पैसे का हेरा फेरी हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उसको डिफेंड करने की कोशिश न करें। मैं मात्र आदर के साथ आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, इन लोगों ने 13 साल में किस तरह से घोटाला किया जिन्होंने तो पहले ही कहा कि पशुपालन और टेलीफोन बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्टफोन बांटने से, क्योंकि सपा में भी रहता था। लेकिन जो और चीजें जनता को चाहिए थी वो नहीं। एक मिनट ओंकार साहब, रोकना चाहेंगे आपको। विनय जी क्या कह रहे हैं? आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? रखिए अपनी बात। ये अपने घोटाले की बात नहीं कर रहे। पशुपालन विभाग में जो घोटाला हुआ है, इनके विभाग का मंत्री और उनके विभाग के जो है मंत्री का पीए साफ रूप से शामिल है। आया था, उस पर जांच चल रही है। आप जांच करेंगे, आपके घोटाले जांच करेंगे और दूसरे का निर्णय बता देंगे। आप तत्काल से आप किसी के ऊपर आप ब्लेम लगा देंगे। आज तक आप कहाँ थे? मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ विनय जी, क्या सीएजी की, मैं कह रहा हूँ सीएजी के रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है? मैं वो चीज कह रहा हूँ, सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर में आपका क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नोएडा अथॉरिटी में क्या घोटाला नहीं हुआ? 1000 करोड़ रुपए का क्या घोटाला नहीं हुआ? किसका राजनीतिक संरक्षण था? मैं कह रहा हूँ किसका राजनीतिक संरक्षण था? किसकी मिली भगत थी? आप कम से कम उसको डिफेंड करने की कोशिश ना करें। सीएजी ऑडिट आई है 13 साल का, ये घोटालेबाज सरकार, इसीलिए आपको 2017 में जनता ने नकारा था। इसीलिए आपको 2017 में जनता ने नकारा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम स्वीकार करिए इस चीज को, स्वीकार करिए। अभी नहीं कर पाएंगे, उसको स्वीकार करिए। और अभी वो नहीं कर पाएंगे। अभी जो है अभी पैसे गिनने में व्यस्त है, नहीं करेंगे वो। क्या विनय जी? रिपोर्ट कांग्रेस के खिलाफ आवे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आए तो उसको स्वीकार कीजिए, और भाजपा के खिलाफ आए तो एंकर अंधा थोड़ी होता है विनय जी। एंकर अंधा होता है क्या? आप पहले पता कर लीजिए। एंकर अंधा नहीं होता है भाई साहब। पीयूष जैन कौन है सभी को पता है, अखिलेश यादव कौन है सभी को पता है, बिल्कुल सबको मालूम है ना? तो अंधा नहीं होते हैं वो। नहीं होता। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जनार्दन मिश्रा जी के पास आ रहे हैं। एक मिनट सर रुकिए। अब जनार्दन मिश्रा जी जरा बताइए सर, जनार्दन मिश्रा जी जरा बताइए। अभी जो है एक बात देखिए, मैं हमेशा मानता हूं, मैं पिछले 15-16 साल से कम 10-11 साल तो हो गया मुझे चुनाव से संबंधित खबरों को देखने का और उसके एनालिसिस करने का। 10 साल तो हो ही गया, लेकिन मैं देखा हूं जो ट्रेंड हमेशा से रहा है जनार्दन मिश्रा कि
क्या विनय जी कुछ बोला आपने? मैंने कहा बीजेपी पार्टी में कब शामिल हो गए, 10 साल हुआ तो। ये आपकी सोच है, मैं तो पत्रकार ही मानता हूं अपने आप को। नहीं, मैं तो अपने आप को पत्रकार मानता हूं। अभी आपको इतने अच्छे से आर के मिश्रा जी ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया बात। विपक्ष में ओंकार जी भी हैं, लेकिन ओंकार जी ने कभी ऐसा नहीं बोला। ये समाजवादी पार्टी की ये कमजोरी है। पूछते हैं वो सवाल का आंसर नहीं होता आपके पास विनय जी, क्योंकि विनय जी आपकी तैयारी जो है ना, आपकी तैयारी 2, 4, 5 शब्द से ज्यादा नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की हालत वैसी है कि आप लोग से बेहतर जो है ना, गांव में जो लोग होते हैं ना, गांव में बोलने वाले लोग वो होते हैं, है ना, वो अच्छी भाषा में अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं। बेइज्जत मत करो सर, बेइज्जत मत करो, है ना। इतनी बेइज्जती हो रही है आप लोग की, तभी नहीं सुधर रहे हो, तभी नहीं सुधर रहे हो, इतनी बेइज्जती हो रही है। जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा, मैं कब बीजेपी में आ गया कोई सवाल नहीं है, है ना, यही दिक्कत है। जनार्दन मिश्रा जी बहुत, 1 मिनट मुझे बताइए, थोड़ा सा 1 मिनट बताइए, 1 मिनट बताइए, 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। जनार्दन मिश्रा जी 1 मिनट बस मेरे को चाहिए। अभी जो सिचुएशंस बना हुआ है, कहा जाता है ना कि इमीडिएट जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं चुनाव से पहले, वही हावी होती है चीजें, उसी पर वोट पड़ता है। क्या है सर, क्या क्या दिख रहा है? बस 1 मिनट में पूरा कर दीजिए बात मुझे। उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है? सबसे पहले गौरी जी मैं कहूंगा, जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें सवाल उठाने का हक है, लेकिन हर चीज पर सवाल उठाना जिससे लोकतंत्र की बुनियाद भी हिल जाए, ये ठीक नहीं है। तो सवाल अगर चुनाव में हार जाए तो ईवीएम खराब, है ना, सरकार के खिलाफ उठाते हैं। अब ये नया ट्रेंड आ गया कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के खिलाफ ही सवाल उठा रहे हैं। आप पर भी सवाल उठ रहा है जनाब। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा, चुनाव हार जाए तो कौन सा सवाल नहीं पूछा भाई साहब? इतना कड़ा सवाल, सबसे कड़ा सवाल मैंने आर के मिश्रा जी से पूछा कि लैपटॉप बांट रहे हो, स्मार्टफोन बांट रहे हो, इससे पहले अपना होमवर्क पूरा किया नहीं किया, या ऐसे ही बांट रहे हो, कुछ फायदा होगा? ये सीधा सवाल है क्या विनय जी? ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल। लेकिन उन्होंने जवाब दिया ना, वो सही दिए गलत दिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपसे जो मैं सवाल करता हूं उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। ओंकार जी से पूछ रहे हैं, सीधे सीधे जवाब देते हैं ना वो। नहीं, आप पहले मेरे को गाली देते हो सर। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की यही हालत है, पहले मीडिया को गाली दो, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता अखिलेश जी इतने मीडिया फ्रेंडली हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तमाम प्रवक्ता मीडिया के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह अखिलेश यादव को पता होना चाहिए। समय खत्म हो गया सर, यही दिक्कत है ना, आप लोग ट्रैक से बाहर हो जाते हो तो समय खत्म हो जाता है। चलिए, इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।